तो देखिए पहला सवाल दिया गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। तो वृत्ताकार सीमा का व्यास यहाँ पर कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अब कैसे कहलाएगा ये भी अब देख लीजिए। जैसे देखिए गोलीय दर्पण कैसे होता है, इस प्रकार से गोल होता है, तो दर्पण हम इधर लेंगे, इतना गोल होता है, और इसका ये देखिए बाहर ये सतह क्या होगा, रंगा होगा, और ये वाला इसका जो है क्या है, वृत्ताकार सीमा का जो है क्या है, व्यास है। तो व्यास को क्या कहेंगे, दर्पण को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक किसकी होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, कहता है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो लाल का होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर सबसे कम पूछता तो हो जाता बैगनी का। चलिए प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यानी पड़ता है या बनता है, तो ये होता है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देखेगा, यानी जो आपको मतलब दृष्टि दोष होता है वही आप देख सकते हैं। तो इसमें होगा दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा अपसारी होगा। ठीक है, अपसारी होगा। चलिए इसको हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक, जैसे ये लीजिए समतल दर्पण है, इस प्रकार से ये समतल दर्पण है। ठीक है। अब समतल दर्पण पर कोई किरण आ रही है, इस प्रकार से एक किरण आई तो ये टकरा के बिल्कुल ऐसे जाएगी, फिर एक किरण और इसमें आई ऐसे, फिर टकरा के ये ऐसे निकलेगी, फिर यहाँ पर एक किरण और आएगी, फिर टकरा के ऐसे निकलेगी। तो इन किरणों को जो आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं। और एक बिंदु पर ये आई तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और ये जो टकरा के लौटी इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या होगा। एक प्रिज्म से एक वर्ण यानी एक ही कलर का किरण अगर गुजरेगा तो उसमें तो वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा, अपवर्तन तो विचलन तो होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण यानी कलर का जो होता है डिस्पर्सन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो उत्तल लेंस की शक्ति वायु में चाहे कहीं भी रहे, इसकी शक्ति हमेशा कैसी होगी, तो धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होगी। कहता है जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश में आपतित किरणें कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका जो अपवर्तन होता है, एक जो होता है जल के बूंद में जब प्रवेश करता है तब, और दूसरा जो होता है जब जल के बूंद से बाहर निकलता है। तो इसका आंसर होगा 2 बार होगा। कितना बार होगा, 2 बार। प्रश्न नंबर 11 कर रहा है स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच हमेशा जो लगाते हैं गर्म तार में लगाए जाते हैं। और इसमें आपको एक प्रश्न और भी आता है कलर से भी संबंधित, जैसे गर्म तार को हम लोग लाल रंग से डिनोट करते हैं। ठीक है। भूयोजित तार को हम लोग हरा रंग से डिनोट करते हैं, और ठंडे तार को जो है वो काले रंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, कलर पर भी सवाल आता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जूल पर कूलाम क्या कहलाता है। तो जूल पर कूलाम वोल्ट कहलाता है। अब कैसे कहलाता है, तो इसका फार्मूला होता है वोल्ट बराबर फार्मूला होता है वोल्ट बराबर W/Q। तो ये वोल्ट रहने देंगे, ये W वर्क को ऐसे मात्रक जूल होता है, और ये आवेश का होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम को हम वोल्ट कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। समझे, इसको याद कर लीजिएगा, अन्यथा टेक्ला भी कहलाएंगे, टेस्ला। अगला प्रश्न कहता है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी जैसे आपको पूछेगा ना, तो विद्युत घंटी में होता है अस्थायी चुंबक जो नर्म लोहा का बना होता है। तो यह जो होता है, यह जो है प्रभाव होता है, ये जो होता है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। डायनामो बदलता है किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक मोटर के पश्यदर्शी, पश्च माने होता है पीछे, पश्च माने पीछे, और दर्शी का मतलब होता है देखने वाला। तो पीछे देखने वाला दर्पण में इस्तेमाल जो किया जाता है वह उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, और ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा।
अगला प्रश्न करा कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है। तो विभवांतर होता है कौन चीज़, VA माइनस VB, VA माइनस VB। और विद्युत वाहक बल को हम लोग E से सूचित करते हैं, और इसमें क्या होता है V बराबर IR, V बराबर IR, जो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। जो विभवांतर प्राप्त होगा वो विद्युत वाहक बल से इतना कम हो जाता है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये फार्मूला है, विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 19 में है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है एक अवतल दर्पण के ध्रुव और एवं फोकस के ठीक मध्य, देखिए यहीं पर आपको लिख दिया है ठीक मध्य, ठीक है, इसी से आप ज्ञात कर लेंगे ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग आवर्धन इसका निकालते हैं, ठीक है। गौर से आप लोग देखिए किस प्रकार से निकाला जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सीख जाइएगा, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ये आपका जो है यहाँ फोकस है और यहाँ P है, और प्रतिबिंब जो इसका बनता है पीछे बनता है, बड़ा सा बनेगा। वस्तु ठीक इसके मध्य में रखा हुआ है, तो वस्तु का दूरी जो है इसका ये होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको देखो ठीक से लेंगे, तो फोकस दूरी अगर हम F लेंगे तो ये तो माइनस में ही हो जाएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कौन चीज़ कि वस्तु का अगर दूरी हम लेते हैं दर्पण से, तो वस्तु की दूरी लेंगे तो हमारे पास U बराबर जो होगा वह माइनस F/2 हो जाएगा, क्योंकि ठीक मध्य कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास V नहीं है, तो V हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे पहले। तो आप जानते हैं कि दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये होता है क्या, दर्पण का फॉर्मूला होता है। तो दर्पण सूत्र से इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले V निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 1/F, तो यहाँ पर माइनस F रखेंगे बराबर 1/V, और यहाँ पर ले लेंगे प्लस U का मान कितना है, तो है यहाँ पर 1/-F/2 रख देंगे, ठीक है, -F/2। अब इसको हल करते जाइए आप, क्या होगा 1/-F बराबर 1/V। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2/F। अब F को F के तरफ ले आना है, ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए, तो ये माइनस से तीसरा आएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/F, और ये बीच में है -1/F, इधर बच जाएगा 1/V। अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा F, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा 1/V। अर्थात आप कह सकते हैं कि V बराबर F, क्रॉस गुना यहाँ पर कर लीजिएगा, V बराबर F। अब देखिए, अब आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है क्या, तो दर्पण में -V/U होता है, क्लियर है, -V/U होता है। तब देखो ध्यान से, V का मान कितना लाए हैं, तो आप -F यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। V का मान क्या लाए हैं, V का मान F लाए हैं, तो F हम यहाँ पर भर देंगे, लेकिन आप फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। U बराबर आपको क्या दिया हुआ था, तो -F/2 दिया हुआ था। इससे खत्म हो जाएगा, F से F खत्म होगा, बराबर तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 होगा, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसका आवर्धन कितना निकला, तो 2 होगा। तो आप देख सकते हैं ठीक से, इस प्रकार से इसे हम हल कर लिए, ठीक। अगला प्रश्न आते हैं, कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से सबके ऑक्साइड होते हैं, सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। इस समय टाइम बर्बाद मत करिए, जल्दी से देखते जाइए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो ये बिल्कुल सरल रेखा से करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखिए आपको दोबारा दे दिया है, यदि एक प्रिज्म एक बरनी गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो इसका भी, इसके पहले आप देखें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बर्न विक्षेपण। अगला प्रश्न है, कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, तो 1.6 10⁻⁻19 होगा। तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन ये दिया नहीं, इसे मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। कहता है अगला, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, लाल कर देगा। देखिए नीला है तो नीला को लाल करेगा, तो कौन करते हैं, तो अनिल भैया करते हैं, आम्ल। तो आम्ल एकरा में कौन होगा, जो 7 से नीचे होगा, तो 7 से नीचे कौन है, 2 है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, याद रखिएगा लोहे की परमाणु संख्या 26। कहता है सल्फर के बाह्यतम कक्षम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16 को आप तोड़िएगा तो 2 8 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िए तो देखिए बाह्यतम कक्षम कितना है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी है, बिल्कुल सही 6 है। अगला प्रश्न कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह है एनोडीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कहता है कौन सा कार्बन
यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील का अगर प्रश्न आता है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है ना कि जिसमें जो है डबल या ट्रिपल बंधन होगा ना, वही होगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो इसमें आप देख लीजिए कि किसमें डबल और ट्रिपल बंधन है। तो देखिए इसमें आपका सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, और ये जो ऑप्शन नंबर आपका सी देख रहे हैं C2H4, इसे हम एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एथिलीन है, एथिलीन गैस है, इसमें जो है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है CaOCl2। अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला है, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी को कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी को कहेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहता है टूथपेस्ट क्या ऐसा होता है? तो टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह है ऑप्शन नंबर सी COOH। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है यह है ईथर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कहता है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो होता है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और कभी कभी जो है आपको ऑप्शन में NO2 भी देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहता है अगला प्रश्न है, निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या जो है वह 28 होती है। निकेल की परमाणु संख्या 28 होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। ठीक है, तो लोहा के कील को हम किसी विलयन में अगर हम डुबाएंगे तो वह विलयन से रिएक्शन करेगा लोहा। ठीक है, कहता आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन सा था? यानी विलयन का नाम बताना कि विलयन वो कौन सा था। तो ठीक है, देखिए इसको हम पूरा बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसको समझते हैं कि लोहा जो है इस विलयन में से रिएक्शन किससे करेगा। सबसे पहले देखिए विलयन से जिससे रिएक्शन करेगा वो यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए लोहा से जो ज़्यादा क्रियाशील है उससे रिएक्शन नहीं करेगा, लोहा से जो कम क्रियाशील होगा उसी से केवल रिएक्शन करेगा। इसे हम विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। सबसे पहले देखिए Fe है, तो लोहा से बना हुआ Fe, तो ये विलयन आपका पहला ही ऑप्शन कट हो जाएगा, ये सी नहीं होगा। दूसरा जो है ना जिंक देखिए इसमें है, और इसमें देखिए एल्युमिनियम है। तो जिंक और एल्युमिनियम जो है ना वो लोहा से क्या है ज़्यादा क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील जो है धातुएँ जो होती है वो आयरन यानी लोहा से नहीं हटेगा। तो लोहा जो किसको हटाएगा? कॉपर जो है अभिक्रिया धातु के जो क्रियाशील समूह का जो सारणी है उसमें देखिएगा तांबा जो है नीचे आता है लोहा से, तो ये क्या करेगा? तांबा से रिएक्शन करेगा। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट होगा। कहता है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन गैस। एथिलीन बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अप्रूप है? तो हीरा कार्बन का अप्रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है हीरा है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ये करीब 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। कहता है अगला सवाल, निम्नांकित यौगिक को जल में विलेय है। तो कौन सा जल में विलेय है? तो ग्लूकोज जल में विलेय है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 में देखिए, कहता है इनमें से कौन सा अमलगम है? जैसे अमलगम की बात आए ना तो अमलगम में होता है कौन सी? पारा। तो पारा देखिए कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, सोडियम और पारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहता है एथिलीन का IUPAC नाम। तो एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथीन। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथीन, और इसका फार्मूला होता है C2H4। समझे? ये आपका है एसिटिलीन C2H2। ऑप्शन नंबर आपका बी है। एथेन का तो CH4 जान ही रहे होंगे। अगला प्रश्न कहता है ब्यूटेनॉन का आणविक सूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह क्या है? तो इसका क्रियाशील समूह जो है यह कीटोनिक है। ऑप्शन नंबर बी है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसकी संरचना से, ठीक है, कि कैसे है, नहीं तो और सभी बताएंगे एल्डिहाइड तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऊपर देख लीजिए, ठीक है, इसकी संरचना हम लोग बना लेते हैं। तो संरचना में से पहले कार्बन हम 4 ले लेंगे। कार्बन 4 दिया हुआ तो कार्बन 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 कार्बन। ठीक, अब यहाँ से सजाना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए पहले। ठीक, फिर यहाँ पर 2 और लगा दीजिए, ये हो गया। और यहाँ पर 3 और लगा दीजिए इधर। ठीक, और यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए ऑक्सीजन। अब देखिए जो इस संरचना जो आपको दिख रहा है ये ब्यूटेनॉन का संरचना है। ठीक, तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि ये कीटोन का देखिए क्या है, अभिक्रियाशील समूह जो है इसका कीटोनिक है, यानी कीटोन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में जो होगा वो 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए सब एक ही बार देख लीजिए, इसी में पहला है एल्केन,
तो एल्केन में जो कार्बन बंधन होते हैं वो सिंगल होता है। दूसरा है एल्कील, एल्कील में जो भी कार्बन बंधन होता है वो भी सिंगले होता है। तीसरा ये कोची एल्कीन, एल्कीन में होता है डबल बंधन, ठीक है। और चौथा होता है क्या एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है तो इसमें कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बंधन होता है। तो आपसे तो एल्काइन ही पूछा ना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगला प्रश्न है सीनेवार किस धातु का अयस्क है। तो सीनेवार जो है यह पारा का है और पारा को हम लोग लैटिन भाषा में हाइड्रागायरम कहते हैं, संकेत इसका Hg होगा। अगला प्रश्न है कहता है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो यह होता है फेन पल्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कहता है जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो एक बात यहाँ कि दो को इसमें होता है, समझे। एक होता है एनोड, एक क्या होता है एनोड होता है, एक होता है कैथोड, ठीक है। तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव धन आवेश को कहेंगे, कैथोड को हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक। अब जैसे ही देखिए अब कहता है ना वैद्युत अपघटन में जल जब टूटता है ना तो जल होता है H2O। तो इसमें आप देख रहे हैं ना हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो होता है वह क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव जो है ना पॉजिटिव की ओर आकर्षित होता है और पॉजिटिव जो है वह नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा। तो इसमें आपको क्या पूछा है कैथोड पर ना, तो माइनस है, माइनस कैथोड होता है। कैथोड क्या होता है माइनस, तो इसमें प्लस वाले आकर्षित होंगे यानी इसमें हाइड्रोजन होंगे, क्या हो गया हाइड्रोजन जो है वह कैथोड पर निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर यही कहता है एनोड पर कौन सा निकलेगा तो ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस वाले आकर्षित होंगे इसकी ओर, ठीक है, यानी विपरीत आवेश वाले आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर कैथोड था तो कैथोड है माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। अगला कहता है सबसे अधिक धातुई गुण वाला तत्व इसमें कौन है, इस ऑप्शन में कौन है। तो इसमें जो है क्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है नीलाथोथानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CuSO4 × 5H2O, इसे हम कहते हैं नीलाथोथा या तूतिया। अगला प्रश्न कहता है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत वही होगा जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। तो जल, सौर, पवन, सौर और जल, ये तीनों है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे। तो 3 आबंध किस में होंगे, तो 3 आबंध इसमें होंगे CnH2n-2 में, ठीक है, जिसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो देखो इसमें तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 रखेंगे 3, तो यहाँ पर होगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, देखिए ऑप्शन नंबर यही सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक का मतलब गंध वाला, तो बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 होता है। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहेंगे। तो उच्च बसीय सोडियम अम्ल रहेगा तो उसे हम कहेंगे साबुन, और निम्न बसीय रहेगा तो उसे कहेंगे अपमार्जक, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका फार्मूला होता है 2n², ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है अगला कि साइटोन का आकार होता है। साइटोन आप पढ़े होंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़े होंगे, तो उसमें देखिए इस तरह से स्टार वाला जो होता है ना, इस तरह से स्टार बना हुआ है, इसे ऐसे करके इसे बना हुआ था जिसमें ऐसे करके रहता है। तो कोशिका काय किसको कहते हैं। कोशिका काय ये बीच वाला को कहते हैं, ये पूरा बड़ा संरचना को। तो बीच वाला कैसा लग रहा है स्टार के जैसा, तो ये ताराकार होता है, मैंने तारा के जैसा लगता है देखने में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इसमें जानते हैं कि एथिलीन जो है पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन भी है, इसमें ऑक्सीटोसिन जो है दुग्ध हार्मोन इसको कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये पादप हार्मोन नहीं है। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। तो ये जो होता है लीवर से प्रवेश कर जाता है। लीवर यानी इसको हम लोग यकृत भी कहेंगे और इसका लीवर भी हम लोग कहते हैं, और ठेठ भाषा में कलेजा भी इसी को कहते हैं। 59 नंबर में आ जाइए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक इसमें तो ऑप्शन में एक ही को दिख रहा है, कवक। बाकी तापमान, वायु, ये सब इसके जैव घटक नहीं हैं, बल्कि इसमें जीव जंतु रहते हैं। तो जैव घटक कौन होगा, कवक हो जाएगा। कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से जब संयोग करते हैं तो जायगोट बनाते हैं, और जायगोट को हिंदी में हम लोग कहते हैं युगमनज, युगमनज कहते हैं, है ना, युगमनज कहते हैं जायगोट को, समझे। और आपको ये सब पूछ सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ जो है संयोग करते हैं, तो ये होगा फैलोपियन ट्यूब में होगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला प्रश्न है, कहता है पादप अपशिष्ट संचित करते हैं, माने पेड़ पौधे में जो गंदगी जमा होता है कहाँ कहाँ जमा होता है। पत्ती में तो होता है, देखबे करते हैं, सूख जाते हैं, पतझड़ के मौसम में टूटते हैं। छाल में भी होता है, कोशिका के रिक्तियाओं में भी होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। तो अनुशीतलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक होता है कितना, तो अनुशीतलन हो जाएगा 80, ठीक है।
अनुशीतलन हो जाएगा 80। और आपसे अगर पूछ देता ना सिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक हो जाएगा 120, यानी सिस्टोलिक इसको कहते हैं प्रकुचन। तो ध्यान देंगे अनुशीतलन रहेगा 80 mm, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं। तो देखिए मनुष्य, बिल्ली या चमगादड़ के जो आगे का पैर होता है ना, ये संरचना में समान होता है लेकिन काम अलग अलग होता है। और ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं समरूप अंग। कौन अंग? समरूप, माने रूप में तो समान रहेगा लेकिन काम उससे अलग अलग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, करा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम का मीनिंग देखिए एफ से होता है, तो एफ माने फूड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूड का संवहन, ठीक है, यानी भोजन का संवहन। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। पूरे जीवन काल पूछेगा ना तो 52 हो जाएगा, ठीक है। जीवन काल में पूछेगा तो 52 दांत पूरे जीवन काल में। दूध के दांत होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। और परमानेंट जो जीवन में एक ही बार उगता है उसकी संख्या होती है 12। तो समझे, तो यही वाला आपसे पूछ दिया। तो इसका आंसर अगर पूछेगा तो 32, पूरे जीवन काल तो 52, दूध के दांत तो 20, और जीवन काल में एक ही बार उगते हैं तो 12। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक नर लिंग हार्मोन है। और अगर यही सवाल आपसे एक और पूछता है, एक होता है एंड्रोजन है, सॉरी एंड्रोजन जो है नर लिंग हार्मोन है, और एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वह हार्मोन जो होता है मादा लिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन में थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रश्न को बढ़िया से। यहाँ एंड्रोजन है तो नर होगा, एस्ट्रोजन है तो मादा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, करा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह डेंड्राइट्स होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी, डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है मेंडल ने किए थे, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किए थे। अगला प्रश्न है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश अभिक्रिया जो होती है, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वह हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, ठीक है, या ग्रेनम भाग में होती है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता तो होती ही है, और सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता है, और जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया है, तो इसके लिए हरित लवक में होता है यह क्रिया, और हरित लवक में क्लोरोफिल चाहिए, और इसके लिए क्या सूर्य की रोशनी भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न करता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है तो किससे जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा मूत्र वाहिनी होगा, ठीक है। तब देखिए कैसे होगा, देखिए कि ये किडनी देखिए इस तरह से एक इधर होता है और ये किधर किडनी होता है। किडनी से देखिए 2 पाइप इस तरह से निकल के आता है इसे, और यहाँ पर जो होता है क्या होता है आपका मूत्राशय होता है। और मूत्राशय से फिर इस तरह से एक नली के द्वारा जो होता है देखिए, तो मूत्र मार्ग आपका यहाँ पर होता है, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के जरिए जो है ना मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मूत्राशय में मूत्र किससे आता है, तो किडनी से छन के आता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं मूत्र वाहिनी, जिसको यूरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, सी नहीं। अगला प्रश्न है रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न करा कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर, और इसी को देता है पुमंग भी, आपको कभी कभी दे सकता है, समझे। और ये जो वर्तिका अंडाशय जो देख रहे हैं, ये तीनों को हम स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखे हैं चार्ल्स डार्विन लिखे हैं। कौन लिखा है? चार्ल्स डार्विन। कहता अगला सवाल कि यहाँ लिखा हुआ है मानव, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यह होगा शुक्रवाहिका, यह जो है नर जनन तंत्र का भाग है। अगला होता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता है मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। कहता है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो ये श्वेत रक्त का मतलब होता है WBC। वास्तव में आपको हम बताएं तो इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिनों का ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2 से 4 दिन दिया ही नहीं है। तो सबसे न्यूनतम जो है उसी को हम लोग मारेंगे, यानी 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा पौधा और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके वैज्ञानिक अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 80 नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो जमा होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा।